सो लास्ट हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज किया था, जो कि मीटर ब्रिज जो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब मैं थोड़ा सा जो है वो इसमें किरचॉफ लॉज से रिलेटेड जो है वो हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे फिर बढ़ते हैं। जो किरचॉफ के लॉज थे वो दो थे, जिनमें फर्स्ट लॉ जो है वो करंट लॉ या जंक्शन रूल कहलाता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ पॉइंट इज जीरो, और जिसके लिए कन्वेंशन थी कि अगर इनकमिंग करंट है वो दैट जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा होगा उसे पॉजिटिव लेना है, और जो आउटगोइंग करंट है यानी जो जंक्शन से दूर जा रहा होगा, अवे जा रहा होगा, वो नेगेटिव लेना है। जैसे कि ये तुम्हें जो कन्वेंशन जो बता रखे थे। और साथ में ये भी याद रखने वाली चीज है यहाँ पे कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चार्ज कैन नॉट अक्यूमुलेट एट द जंक्शन, कि जंक्शन पे जो वो चार्ज कोई एक्यूमुलेट नहीं होता। जितना नंबर ऑफ चार्ज जो वो पहुंच रहे होंगे उस जंक्शन पे, उतने ही गिवन टाइम में, उतने ही जो वो सेम टाइम में उतना ही चार्ज होगा वो लीव कर जाएगा। दैट इज इन अकॉर्डिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो दैट इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दैट इज करंट लॉ और जंक्शन रूल। जो सेकंड लॉ था जिसे वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ दैट इज वोल्टेज लॉ या लूप रूल भी बोला जाता है, और ये हमेशा एक क्लोज पाथ, क्लोज लूप पे ही जो है वो अप्लाई किया जाएगा। और या पाथ को ट्रेवर्स कर रहे हैं उसके अलाउंग भी जो है वो ये वोल्टेज लॉ जो है वो लगाया जा सकता है, जो ये कहता है ओके। सो सेकंड जो लॉ था दैट इज वोल्टेज लॉ लूप रूल, जिसमें साइन कन्वेंशन से रिलेटेड जो कोई एक कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार फिर से देख लो कि जो कन्वेंशन लिखे हुए हैं, कन्वेंशन जो हमने चूज करे हुए हैं कि अगर जो आसान लगते हैं, जैसे कि बैटरी में जो है वो ये बैटरी का जो टर्मिनल है, जैसे ये बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो हमें पता चल रहा है कि अगर मैं इस जो ये जो बैटरी आ रही है इसको जो वो इस डायरेक्शन के अलोंग जो वो ट्रेवल कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ इसके अलोंग, तो मुझे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, फिर मिला नेगेटिव टर्मिनल। दैट मीन्स हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो प्लस से माइनस याद करने के लिए मैंने इसलिए जो वो इसे तो मैं बोला कि बैटरी की अगर मान लो ईएमएफ E1 है तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि हम प्लस से माइनस मतलब घट रहे हैं तो याद करना जो आसान हो जाएगा, इसलिए जो वो नेगेटिव लिख दिया। सो द ईएमएफ इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल जो हम सर्किट ले रहे हैं। ऐसे ही अगर ईएमएफ जो इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब देख लो, अगर अगर हम सपोज इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे होते, ये जो दोबारा लगा रहा हूं मैं एरो लगा के लिख रहा हूं, अगर इस डायरेक्शन में जो वो हम ट्रेवर्स कर रहे थे इस डायरेक्शन में, तो अभी जो वो कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, नेगेटिव पहले आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हम माइनस से प्लस यानी बढ़ रहे हैं अभी।
तो अगर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए जो वो उस वैल्यू को जो है वो तुम्हें पॉजिटिव लिखना। तो ये आसान हो जाएगा याद रखना। अदरवाइज ऐसे अगर कई जगह जो तुम्हें लिखा होगा कि इफ यू ट्रेवलिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द ईएमएफ टेकन एज नेगेटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन टेकन एज पॉजिटिव, अगर ऐसा कुछ है तो ये सब ये जो साइन कन्वेंशन है वो एक इजी वे में जो अभी मैंने जो समझाई है ये इजी वे होगा और इन्हीं को जो वो तुम अप्लाई कर सकते हो और ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है और ये गलत नहीं होगी। तो देखो एक जल्दी से हम देखते हैं कि इस लूप में जो ए बी सी ए एक लूप थी, क्लोज लूप थी, और उसमें देखो ये जो हमने अभी बोला कि जैसे टर्मिनल में जैसे रेजिस्टेंस आ रहा है और जिस डायरेक्शन में तुम ट्रेवल कर रहे हो, जैसे ए बी सी ए, जैसे डायरेक्शन जो है वो पहले से जो है वो गिवन है। देखो करंट की जो है वो डायरेक्शन तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये जो है हम करंट जो है वो ये डायरेक्शन दे रखी है। देखो ये जो है वो डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस के केस में जस्ट ओके, सो जो डायरेक्शन है कि द EMF is taken positive when we traverse from negative to positive terminal of the cell through the electrolyte। और साथ में जो वो पोटेंशियल की भी देखो, द पोटेंशियल फॉल्स along the direction of the current in the जो वो current path and it rises along the direction opposite to the current path। कि जो पाथ जब तुम ट्रेवर्स कर रहे हो वो पाथ में तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज रीड करने लगे तो क्लॉकवाइज रहना है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे भी बीच में रास्ते में जो है वो जब तक लूप कंप्लीट नहीं होगी तुमने ये जो पाथ है जो ट्रेवर्स कर रहे हो उसे जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना है। तो द पोटेंशियल फॉल इज टेकन एज नेगेटिव एंड द पोटेंशियल राइज इज टेकन एज अ पॉजिटिव। तो ये सिंपल सी जो वो कन्वेंशन थी जिनको जो वो हमें फॉलो करना है। अगर सपोज हम रीड करते हैं कि जो वो देखो E1 की वैल्यू जो है वो E1 की वैल्यू जो है वो यहाँ से देखो ये वाला टर्मिनल तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हम ट्रेवल कर रहे हैं ए बी सी जैसे लिखा हुआ पाथ उसी के अलोंग जो चलने लगे हैं इस तरीके से। अब सबसे पहले बैटरी का टर्मिनल देखो कौन सा आया, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं दैट मींस घट रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कन्वेंशन कि कम हो रहे हैं घट रहे हैं तो माइनस का साइन लगा देना, आसान है ये याद रखना। तो -E1 लिख दिया, देख लो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल फॉल लिखना है कि जो पोटेंशियल फॉल हो रहा होगा या राइज हो रहा होगा, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा उस पोटेंशियल को लिखना होगा। तो कैसे लिख सकते हैं, करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो उसे पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है। तो उसके लिए ध्यान दें, यहाँ पे करंट जो है वो देखो करंट की डायरेक्शन जो वो ये दे रखी है इस डायरेक्शन में। अब करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली ये जो रजिस्टर का ये एंड और ये एंड जो वो उसको कैसे जो वो पॉजिटिव और नेगेटिव सोचना है कि करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा हायर टू द लोअर होती है। तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। आप देखो रीड करते हुए हम गए, अब करंट जा रहा था इसमें से R1 वाले रजिस्टर से I1, तो प्रोडक्ट बनना था I1 इंटू R1। अब सोचना यह था कि इसको प्लस लिखे या माइनस। तो देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस से प्लस मींस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव, तो इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए जो वो प्लस लिखा होगा। तो देखो +I1 R1 लिखा हुआ है। आगे जब लूप में जो वो बढ़ते हैं सी से पहुंचते हैं तो यहाँ पे करंट जो वो I1 और I2 उसकी डायरेक्शन दिख रही है, तो इसका मतलब ये जो वो प्लस लिखा जाएगा और ये जो है वो क्या होगा, माइनस। कैसे लिख लग रहा है प्लस और माइनस का पता, करंट की डायरेक्शन, करंट हमेशा हायर से लोअर जो फ्लो करता है। तो जो रजिस्टर लगा होगा उस रेजिस्टेंस को ध्यान देना कि अगर करंट जो है वो उसमें से इस ये जो एरो बना रहा हूँ दैट मीन्स ये जो एंड होगा ये प्लस लिख लो, ये अपनी तरफ से तुम माइनस लगा लो। और इससे पता चला होगा कि प्लस से माइनस जा रहे हैं तो दैट मीन्स घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो साइन जो है वो माइनस लगाना है। और
में ये कन्वेंशन जो वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी जो मैं सिखा रहा था कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रजिस्टर के अक्रॉस जो वो प्लस माइनस लिखा जा सकता है। ये जो है वो यहाँ पे प्लस और ये जो है वो माइनस हो गया। तो ये प्लस और माइनस करंट की डायरेक्शन में, तो जैसे ट्रेवल कर रहे हैं उसके हिसाब से देख लो ये आ गया, पहली वाली लूप लिखी गई। ऐसे लूप 2 में देखते हैं फटाफट कि ए सी डी ए जो लूप थी, अब जैसे हम रीड कर रहे हैं, मान लो ये प्लस से माइनस, अब देखो यहाँ जब रीड कर रहे हैं ए से सी, तो जो प्रोडक्ट आया I1 प्लस I2 इंटू R2, और उसके साथ जो है वो नेगेटिव साइन लिखा है। क्यों नेगेटिव लगाया? क्योंकि जो प्लस का साइन है, ओके, प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से माइनस मतलब घट रहे हैं, तो देख लो प्रोडक्ट क्या लिखा है, माइनस लिखा है। जबकि मैंने ऊपर वाली लूप में रीड किया था, तो हम जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो सी से ए की तरफ रीड कर रहे थे, तो सी से ए की तरफ के, तो यहाँ पहले आया माइनस साइन, फिर आया प्लस साइन। सो माइनस से प्लस मींस बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रोडक्ट जो वो देखो प्लस का साइन आया। अदरवाइज अब जब दूसरे केस में है तो ये माइनस आ रहा है। तो सिंपल सा ये रूल है, तुम्हें ये फॉलो करना है, और उसके हिसाब से जो वो तुम करंट, ईएमएफ और इक्विवेलेंट समटाइम रेजिस्टेंस भी जो वो निकाल सकते हैं, ये वोल्टेज लॉ लगा के या किरचॉफ लॉ लगा के। जो उसके बाद जो व्हीटस्टोन ब्रिज था, व्हीटस्टोन ब्रिज जो वो एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो वो यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस P Q R S which are arranged in a bridge form, जैसे कि ये दिख रहे हैं, और इसलिए इसे व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। और इसका जो प्रूफ है, बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए हम किरचॉफ के लॉज जो है वो यूज करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब ब्रिज जो है बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन नो करंट फ्लोज बिटवीन बी एंड डी। जो आर्म है दिख रही है, यानी ये जो करंट IG है, इसकी वैल्यू जो वो क्या होती है, 0 होगी। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, दैट मीन्स ये जो है ब्रांच, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कहीं रेजिस्टेंस जो ये देखने हो कि ये सीरीज में या पैरेलल में है, तो क्लियरली पता चल रहा होगा कि P और Q जो नाउ दे आर इन सीरीज, R एंड S जो वो दे आर आल्सो इन सीरीज, एंड दोनों का जो वो इक्विवेलेंट जो आ रहा होगा वो 1, एक PQ का इक्विवेलेंट और RS का जो इक्विवेलेंट होगा वो आपस में पैरेलल में आ जाएगा। तो हम 5 रेजिस्टेंस जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में अगर देखें, और अगर वो बैलेंस कंडीशन में है, तो हम बीच वाला जो 5th जो रेजिस्टेंस है, यानी आर्म BD का, इसको जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। यही जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है कि when the bridge is said to be balanced when no current flows between the arm B and D, so IG की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ये भी हमने जो है वो प्रूफ जो है वो कर लिया था। यहाँ पे भी वही किरचॉफ लॉ लगाए थे। ये कई बार जो है वो तुम्हें देखो, यहाँ पे भी ये मैं एक बार I1P लिखा हुआ है, तो I1P का मतलब प्रोडक्ट लिखा है करंट और रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस को नाम दे रखा है P। यहाँ पे वैल्यू देखो, ये करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये मैं प्लस लगाऊंगा, ये जो है वो माइनस लगाऊंगा, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, दैट मीन घट रहे हैं। दैट्स वाई जो प्रोडक्ट है माइनस साइन जो वो यूज किया हुआ है। अब काफी एग्जांपल हो गए इससे रिलेटेड, तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि ब्रिज कैसे जो है वो लूप रूल जो है या वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ जो वो अप्लाई करना है। तो बैलेंस कंडीशन जब होती है, तो जो रेशियो आर्म्स हैं, यानी P/Q R/S जो वो इक्वल होते हैं। और इसी की ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी जो आगे हमने कर ली जो लास्ट लेक्चर में, दैट इज अ मीटर ब्रिज। सो मीटर ब्रिज जो है वो एक कह सकते हैं कि एक डिवाइस है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है और वर्क करता है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के, कि जब ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में होगा, देन नो करंट इज फ्लो, व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म बिटवीन B एंड D। और जिस टाइम पे ये करंट फ्लो नहीं करता, उस टाइम पे जो है वो बैलेंस लेंथ जो है वो ऑब्टेन करी जाती है। तो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे रिलेटेड भी तुम्हें जो वो मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था कि मीटर ब्रिज में जो वो देयर इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर जो कि AB के अलोंग जो दिख रही है, 1 मीटर लॉन्ग वायर लगी होती है, और इस वायर के साथ जो वो एक अटैचमेंट होगी मीटर स्केल की,
जिससे जो है वो हमें बैलेंस लेंथ जो आ रही होगी, यानी बैलेंस लेंथ का मतलब है कि जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा होगा उस टाइम पे ये बैलेंस लेंथ रीड करेंगे। जो क्लैंप लगे होते हैं ये थिक होते हैं, थिक इसलिए होते हैं ताकि इनका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो सके, और ये जो वायर है उसके बीच में इस क्लैंप का रेजिस्टेंस जो है वो ऐड ना हो। क्योंकि जो वायर का सम पार्ट, मान लो जैसे ये मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जब क्लैंप लगा होगा तो देखो थोड़ा सा पार्ट जो है वो इस क्लैंप के अंडर आ रहा है, तो ये जो है वो हमें एरर दे सकता है जब हमारे पास बैलेंस लेंथ आ रही होगी। और ये जो पार्ट है ये क्लैंप का, ये भी जो इसका रेजिस्टेंस भी ऐड हो सकता है। तो इसलिए ये जो क्लैंप होते हैं वो हमेशा कैसे लिए जाते हैं, थिक होंगे। अगर थिक होने से रेजिस्टेंस जो है वो, एरिया जो है वो ज्यादा होने से जो है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो इसमें ऐड नहीं होगा। सो जब व्हेन द गैल्वेनोमीटर करंट जो है वो इज मेड जीरो, कैसे जीरो बनाना है, बाय टेकिंग अ रेजिस्टेंस, इसे बोला जाता है, दिस साइड इज कॉल्ड लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, ये लेफ्ट गैप है, और ये जो है वो राइट गैप है। कई बार लेफ्ट साइड या ऐसे लिखा हो सकता है, गैप लिखा हो सकता है, ये राइट गैप। राइट गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस लगाना है, और लेफ्ट गैप में जो है वो द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी रजिस्टर, और दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज। तो हम की को जब पुट करते जाते हैं तो उसके हिसाब से रजिस्टर जो है वो कम या ज्यादा जो है वो होता जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये बॉक्स जो है वो एक वेरिएबल रजिस्टर का एक सोर्स हो गया। अब जब ये जो रजिस्टर लगा होगा, इसको हमने एक रजिस्टर को टेक आउट कर दिया, हमने उसकी वैल्यू मान लो R लिख दी। उसके बाद इस जॉकी को जो है वो इस वायर के अलोंग, ए बी वायर जो एंड है इसके अलोंग जो है वो स्लाइड करते हैं। दैट्स वाई इस मीटर ब्रिज को जो है वो एक और नाम देते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। तो स्लाइड वायर ब्रिज जो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जॉकी को हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। सो जब जैसे ही ये मान लो मैंने ये पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट पे जो जब जॉकी जो वो यहाँ पहुंचा है, जैसे या इस पे इसने जो वो ये बना रखा है यहाँ पर, तो ये जो बैलेंस लेंथ आई वो एल होगी, और ये जो वो कोरस्पॉन्ड टू रेजिस्टेंस पी के होगी, और ये जो बची हुई लेंथ 100 माइनस एल है, ये कोरस्पॉन्ड टू रेजिस्टेंस क्यू होगी। तो क्यों मैं रेजिस्टेंस को लेंथ से तुम्हें समझाया था कि जैसे कि एक सिंपल फार्मूला हमने सीखा है, रेजिस्टेंस जो है वो रो एल अपॉन ए, ये फार्मूला रेजिस्टेंस को लिखने का। रो और ए जो है इस वायर का, रो और ए ये एक फिक्स वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली किससे लिंक कर रहा है, लेंथ से। तो हम जब रेशो में लिखा जाएगा तो ये जो आर होगा, मान लो मैं इसे के इंटू एल लिख रहा हूं, तो जब देखो रेशो में जब लिखा जाएगा, लेट से जो वो मैंने लिखा P अपॉन Q, तो रेशो में लिखूंगा तो P की जगह लिखूंगा K इंटू एल, और Q की जगह लिखूंगा K इंटू 100 माइनस एल। तो डायरेक्टली मैं रेजिस्टेंस को लेंथ से रिलेट कर सकता हूँ, तो K से K तो कैंसिल हो गया, और P अपॉन Q। और ये रीडिंग कब ली गई है, जब जो गैल्वेनोमीटर है दैट शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी करंट इन द सर्किट जो है वो इज जीरो, उस टाइम पे जो ये बैलेंस लेंथ ली जाती है। तब P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100। तो ये जो X अननोन रेजिस्टेंस था, या X लिख लो या S लिख लो, अननोन रेजिस्टेंस, इसे जो वो हम निकाल सकते हैं जैसे फार्मूले में पुट करके। कैसे, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X या R अपॉन S, जो भी तुमने जो वो मान रखा होगा। मान लो अभी मैंने X जो वो ये अननोन रेजिस्टेंस है जो कि राइट गैप में जो वो लगा रखा है, जिसकी वैल्यू हमें जो है वो फाइंड करनी है अननोन रेजिस्टेंस की। हम कंपेयर भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। तो यहाँ से X की वैल्यू जो वो क्या आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी X इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। सो बाय नोइंग द बैलेंस लेंथ हमें पता चल चुकी है, और जिस रेजिस्टेंस के लिए ये बैलेंस लेंथ ऑब्टेन करी होगी वो रेजिस्टेंस भी हमें पता होगा। हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस जो वो निकल आएगा। इसका एक और थोड़ा एप्लीकेशन जो वो हम डाल सकते थे कि ये रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, हो सकता है ये तुम्हें बोला जाए कि कैसे मीटर ब्रिज से जो हम रेजिस्टिविटी जो वो कैसे जो फाइंड आउट कर सकते हैं, कि मीटर ब्रिज से अगर रेजिस्टिविटी अगर फाइंड आउट करनी होती तो कैसे निकालते हैं। तो इसका और एक जो वो पॉइंट हो सकता था कि रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करो। तो रेजिस्टिविटी अगर निकालनी होती तो रेजिस्टिविटी के लिए जो फार्मूला क्या था,
R is equal to रो L upon A। तो यहां से रो के लिए फार्मूला क्या आ गया, R into A upon L। अभी जो ये R है, ये तो मैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए जो वो नोटेशन भी यूज करते हैं, मैं R की जगह जो हमने क्या फाइंड आउट किया है, उसका नाम क्या दिया अभी फिलहाल, X नाम दिया। तो X जो वो ये अननोन रेजिस्टेंस था, इनटू द एरिया अपॉन द लेंथ। लेंथ कौन सी होगी, जो ये पूरी, इट इज नॉट द बैलेंस लेंथ बट इट इज द जो वायर दैट इज अटैच्ड ऑन द मीटर ब्रिज, जो कि L की वैल्यू जो वो कितनी होती है, 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है, और किस चीज की बनी होती है, कांस्टेंट। सो पहले हमने X निकाल लिया, अब हमें वायर का जो एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे निकाल सकते थे, उसके लिए जो अब हम स्क्रू गॉज जो है वो यूज करेंगे, उससे जो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते थे उस वायर की, जो मटेरियल जो यूज कर रखा उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है। अब इससे रिलेटेड जो है वो एक ये रेजिस्टिविटी, ये जो तुम अगर प्रैक्टिकल लग रहे होते, तुम्हारे स्कूल लग रहे होते, तो तुम प्रैक्टिकल करते, और उस प्रैक्टिकल में जो है वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए हो सकती थी। तो पहले उस मीटर ब्रिज से तुमने अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो है वो ये रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू निकालनी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कि एक मीटर ब्रिज दे रखा है जिसकी बैलेंस लेंथ जो है, जैसे मैं कह रहा था तुम्हें कि लेफ्ट और राइट का तुम्हें ध्यान देना है, इट्स बैलेंस लेंथ from the left end when standard resistance of 1 ohm is in the right gap is found to be 20 centimeter। फिर से क्या कह रहा है कि इन मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज दे रखा है तुम्हें, and the balance length from the left end when standard resistance of 1 ohm is in the right gap of जो है वो राइट गैप में जो है वो 1 ओम रेजिस्टर है, इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। तो पहली तो चीज तुम्हें बैलेंस लेंथ दे रखी है, यानी L जो है वो कितना दे रखा था, दैट इज 20 सेंटीमीटर। और जो बैलेंस लेंथ मिली है वो किस रेजिस्टेंस के लिए मिली है, उसके लिए वैल्यू जो है वो तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखा है कि 1 ओम जब था, तो ये बैलेंस लेंथ जो वो ऑब्टेन्ड हुई। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यानी फाइंड एक्स। ये जो एक्स क्या है, हमारा अननोन रेजिस्टेंस जो है, अगर इसकी वैल्यू जो अगर फाइंड करनी है, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाया जा सकता था कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X या S, और X की वैल्यू जो वो यहां से क्या आ जाएगी, X की वैल्यू जो वो आ जाएगी Q अपॉन P इंटू R, और Q जो है वो कॉरेस्पॉन्ड टू होता है लेंथ 100 माइनस L, और P जो है वो बैलेंस लेंथ L के लिए लिखा जाता है इंटू R। तो ये फार्मूला बन गया। अब 100 माइनस L, L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू दी वैल्यू R जो है वो दैट इज 1 ओम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 20 दैट इज 80 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, आंसर आ गया 4 ओम। तो वो रेजिस्टेंस जो है वो जिसके लिए ये बैलेंस लेंथ आई थी वो हमने निकाल लिया। ऐसे ही जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो इसी में जो मीटर ब्रिज से रिलेटेड भी जो है वो, और या जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बन सकता था। जैसे एक लें हम न्यूमेरिकल कि हमें क्या रखा है, देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस वायर ऑफ रेजिस्टेंस टू, मतलब 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं P, Q, R एंड S। ये अभी जो नाम दे रखे हैं S लिखो या X लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, S लिखो X लिखो, ये जो अननोन रेजिस्टेंस के लिए जो वो यूज करते हैं, और इसने S लिखा हुआ है, और वो रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2 2 2 3 2 2 ओम 2 ओम, और ये भी 2 ओम, और ये जो है वो एंड ये जो है वो 3 ओम, यानी S जो है वो हमें जो कह रखा है कि 3 ओम रिस्पेक्टिवली है। हमें बोला हुआ है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विद विच S मस्ट बी शंटेड। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, find out the resistance with S, find out the resistance with which S is shunted, with which S is shunted। शंट का मतलब होता है
जब हम गैल्वेनोमीटर और एमीटर को जब चेंज करते हैं, गैल्वेनोमीटर से जो वो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर, रेदर इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। बट अगर हमें मेजर करना है तो एमीटर लगाते हैं, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर वी कैन मेक गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर एंड एमीटर जो दोनों बना सकते हैं। तो उसी जब एमीटर बनाते हैं तो हम एक शंट लगाते हैं। शंट का मतलब होता है, शंट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसे बोला जाता है शंट। जब इससे रिलेटेड और टॉपिक आएगा तो दोबारा करवाया जाएगा, अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि इसने पूछा है कि विद विच एस इज shunted in order to in order that the bridge may be balanced, in order that the bridge is balanced, that the bridge is balanced। ये कह रहा है कि ब्रिज जो वो बैलेंस कब होना है, जब हम उस एस रेजिस्टेंस, जो देखो ये जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी 3 लगा रखा था, पर ये अभी जो है वो क्या बैलेंस है, देख लो P अपॉन Q, क्योंकि जब व्हीटस्टोन ब्रिज की जो वो कंडीशन क्या है, बैलेंस कंडीशन, कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R ऑन S या X, जो वो कब होंगे, जब ये सभी ये जो रेशो है वो इक्वल आए। तो P अपॉन Q की तो 2 अपॉन 2, तो दैट इज कितनी आ गई 1। पर जब हम R अपॉन S की लिखेंगे तो 2 अपॉन कितनी है 3, तो 2 अपॉन 3 जो है वो तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये जो है वो अभी जो फिलहाल जो दे रखे हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें इस 3 ओम के साथ कुछ ऐसे एक और रेजिस्टेंस जो वो लगाना है, ताकि जो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो वो क्या आना चाहिए। सोचो जरा कि अगर 3 ओम के साथ एक और रेजिस्टेंस लगाया जाए पैरेलल में, ताकि जो उनका कॉम्बिनेशन हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल आए, कि जब जो वो ये बैलेंस्ड हो जाए, ब्रिज जो वो बैलेंस्ड हो जाए। तो ब्रिज बैलेंस होने के लिए तो ऑब्वियसली P की वैल्यू 2 थी, Q की वैल्यू 2 थी, R की वैल्यू 2 थी, तो S की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 2 ओम ही होनी चाहिए। तभी जो है वो 1:1 की रेशो जो है वो आएगी, तभी ब्रिज जो वो बैलेंस होगा। इसका मतलब मुझे जो है वो 3 के साथ कुछ ऐसा रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करना है, ताकि जो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो वो क्या मिल जाए, दैट इज इक्वल टू जो है वो 2 आ जाए। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता था कि पैरेलल में लगाने हैं, जैसे मैंने बताया, मान लो वो रेजिस्टेंस जो है वो हमने लगाना है, उसको जो है वो 1 अपॉन जो है वो उसको जो है वो लेट्स से 1 अपॉन आर डैश कह देते हैं, 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ऐसे लिखा जाएगा। एक का तो मुझे पता है, दैट इज वो कितना है 1 अपॉन, तो जो रेजिस्टेंस लगाना था, सॉरी ये इस तरीके से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो वो हमें पैरेलल में जो वो तो पता है कि कितना आना चाहिए, वो हमें पता है दैट इज 1 अपॉन 2 आना चाहिए। वो 1 अपॉन 2 जो वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 3 तो दे रखा है, प्लस जो पैरेलल में लगाया है एक और, वो कितना है, मान लो जो वो रेजिस्टेंस जो उसको वैल्यू जो वो लेट्स से आर मान ले। तो ये अभी जो वो इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 1 अपॉन आर की वैल्यू जो वो सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 6। तो देख लो 6 और 3 का जब कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में, मतलब ये 6 ओम है, ये जो है वो 3 ओम है। 6 और 3 ओम का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कैसे किया जाता है पैरेलल में, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो कितना बन गया 18 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 2 ओम। और यही रेजिस्टेंस तो चाहिए था हमें अगर बैलेंस कंडीशन लेके आनी है। अभी देखो जो तुम्हारा सीरीज और पैरेलल जो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में सिलेबस से डिलीट कर दिया है। अब जो बनाने वाले सिलेबस डिलीट करने वाले हैं वो उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि आगे जब हम कुछ एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे अगर ये सीरीज और पैरेलल अगर नहीं सीखा होगा तो कैसे जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो वो पॉसिबल ही नहीं था अगर जिसको ये नहीं आता। दो हमें पता है कि सीरीज और पैरेलल जो आसान सा तरीका है, और देखो जो तुम्हारे सिलेबस को डिलीट किया हुआ है उसमें ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो डिलीट कर दिया है। तो अगर सीरीज और पैरेलल अगर नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन जो वो सॉल्व भी नहीं हो सकता था। पर एनी हो, चलो बनाने वाले जैसे हैं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया दैट इज 2 ओम। तो 3 के साथ हमने शंट कर दिया पैरेलल में 6 ओम का, ताकि जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आ सके, 2 ओम का जो वो कॉम्बिनेशन जो वो मिल सके। ऐसे जो है वो एक और लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि एक रेजिस्टेंस था, जैसे अगर तुम्हें जो है वो ऐसे दे रखा हो, मान लो कि इन अ व्हीट
stone bridge arrangement, the ratio arms P and Q are nearly equal. कह रखा है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, उस व्हीटस्टोन ब्रिज में अरेंजमेंट इस तरीके से दे रखी है कि रेशियो आर्म्स जो है, रेशियो आर्म्स कौन कौन सी है कि जो P और Q की रेशियो आर्म्स बोला जाता है, और एक ऐसे ही R और S की जो है वो रेशियो आर्म्स बोला जाता है। तो रेशियो आर्म्स जो है वो P और Q की रेशियो आर्म्स जो है वो क्या दे रखी है हमें, P एंड Q आर नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल। उसके बाद द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन R इज इक्वल टू 500। ब्रिज कह रहा है कि ब्रिज बैलेंस्ड कब है, और हमें पता है बैलेंस का मतलब होता है कि व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म BD। तो ब्रिज बैलेंस्ड है इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ बैलेंस कंडीशन जो फॉलो करते हुए, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना था, दैट इज इक्वल टू 500 ओम। ऑन इंटरचेंजिंग P and Q, द वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंस इज P505। अब क्या किया, ऑन इंटरचेंजिंग, जब हमने ये जो पहले P और Q जो आए थे उनको हमने इंटरचेंज कर दिए, जब इंटरचेंज कर दिया, ऑन इंटरचेंजिंग द P and Q, द वैल्यू ऑफ R, नाउ जो पहले रेजिस्टेंस जो आया था, नाउ द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 505। तो वो वैल्यू जो वो कितनी होगी अब, 505 के इक्वल आ गई। तो 505 ओम एज यू की रेजिस्टेंस के यूनिट जो है वो क्या होते हैं, ओम। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड द रेशियो PQ। तो हमें निकालना है एक कि फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड P अपॉन Q की रेशियो जो है वो भी निकालनी है, P अपॉन Q की रेशियो। फिर से एक बार जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट, द रेशियो आर्म्स P and Q are nearly equal. The bridge is balanced when R is equal to 500. उसके बाद क्या किया, on interchanging P and Q, the value of R जो है वो कितनी बन गई, becomes 505 ohm. Find the value of S and the ratio P upon Q. S की वैल्यू निकालनी है और P upon Q निकालना है। अब देखो, सबसे पहले उसने बोला था कि ब्रिज जो वो बैलेंस कंडीशन में है, तो हम जानते हैं कि जब ब्रिज जो बैलेंस में होता है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन जो वो S या X जो वो लिख सकते हैं। अब अगर मुझे जो है वो ये S की वैल्यू जो वो अगर निकालनी है कि कितनी होगी, फर्स्ट केस में जो है वो हमें R की वैल्यू दे रखी है और P अपॉन Q जो है वो दे रखा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P अपॉन Q इज इक्वल टू R की वैल्यू होगी 500 अपॉन S की वैल्यू जो हमें निकालनी है उसे S ही रहने देते हैं, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो 500 अपॉन S, 5 मत समझ लेना, ये S लिखा हुआ है। सेकंड केस में उसने बोला कि अब इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि जहां P था वहां Q बन गया, और जहां Q था वहां P हो गया, यानी P और Q आपस में इंटरचेंज कर देने। तो जो सेकंड केस था उसमें जो है वो क्या, सेकंड स्टेप जो वो क्या किया कि P की जगह Q लिख दिया, Q की जगह P लिख दिया, तो ये Q अपॉन P रेशियो बन गई, इज इक्वल टू अगेन आप R अपॉन S था, क्योंकि और वैसे ये कह रहा है बैलेंस कंडीशन में है, तो हम जो इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो R की वैल्यू जो 505 बता दी, और डिवाइडेड बाय जो वो S जो वो वही रहा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके जो वो हमें जो है वो ये निकालना है कि S की वैल्यू जो वो क्या होगी। तो क्या करते हैं हम इन दो इक्वेशंस को, या तो हम इनको अभी फिलहाल जो है वो डिवाइड करना चाहिए या मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये सोचना होता है कि कैसे जो है वो एलिमिनेट हो जाए, ताकि P Q S 3 अननोन चीजें हैं, ताकि हमें जो है वो सिर्फ एक बच जाए। तो हम क्या करें, अगर इक्वेशन 1 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे P और Q फर्स्ट वाले में और उसमें दूसरे में जो है दूसरी इक्वेशन में Q और P है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उनकी वैल्यू जो वो क्या आ जाएगी 1। तो हम क्या क्या स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, 1 और 2 को जो वो मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में, राइट को राइट साइड में। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में क्या था, P अपॉन Q, और क्या था Q अपॉन P,
तो ये लेफ्ट साइड का जो है वो वैल्यू लिखी गई। उसके बाद इक्वल टू राइट साइड में जो है वो क्या था 500 इंटू जो है वो 505 अपॉन एस और एक और दूसरा भी एस, तो एस का स्क्वायर होगा। ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए तो वैल्यू इसकी आ गई 1। तो दैट मीन्स एस स्क्वायर की वैल्यू जो वो क्या आ गई हमारे पास, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 505। तो इसको 500 इंटू 5 और हमें निकालना क्या है, एस निकालना, तो इसका रूट भी ले लेते हैं। इसे ऐसे लिख सकते थे, दैट इज एस इज इक्वल टू आ जाएगा 500 इंटू 5 का रूट निकाल के, तो एस की वैल्यू आ गई 502.5 ओम। तो ये जो है वो एस की वैल्यू जो वो कैलकुलेट होगी, अननोन वैल्यू जो वो हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालनी थी पी अपॉन क्यू की। तो रेशियो निकालनी थी पी अपॉन क्यू की, तो चाहे फर्स्ट इक्वेशन में जो वो पुट कर देंगे इस एस की वैल्यू, तो हमारे पास रेशियो जो है वो आ जाएगी। तो फर्स्ट में इक्वेशन जो इम्प्लाई पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 502.5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ये रेशियो 1:1.005। तो ये जो है वो रेशियो आ जाएगी। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि आप लोग खुद भी जो है वो इसको ट्राई करना। P अपॉन Q, तो इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आई 1:1.005। तो इस तरीके से हमने S भी निकाल दिया और साथ में जो वो P अपॉन Q की रेशियो भी जो है वो फाइंड आउट कर दी। अब फिर से जो वो बैक टू अगला जो एप्लीकेशन थी, इसका जो थर्ड नेक्स्ट जो टॉपिक था, जिसे बोला जाता है पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर जो है वो कैसे यूज करते हैं और क्या इसका जो है वो और क्या क्या इसके यूज हो सकते हैं, मैं एक क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो पोटेंशियोमीटर जो है एक डिवाइस है which is used to compare the EMF of two cells, और साथ में it is used to find the unknown internal resistance, और साथ में जो है वो और क्या निकाल सकते हैं हम, रेशियो ऑफ द बैलेंस लेंथ भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो निकाल सकते हैं। सो पोटेंशियोमीटर से जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड, उस पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। मीटर ब्रिज के बाद जो है वो एक और टॉपिक था, दैट इज पोटेंशियोमीटर। बहुत सारे क्वेश्चन है मीटर ब्रिज के ऊपर, उनको ट्राई करना आप लोग। नेक्स्ट था पोटेंशियोमीटर। नाउ पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो दिमाग में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो वो वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते थे, पर वोल्ट मीटर जो होता है वो इट इज नॉट अ मोस्ट एक्यूरेट। दिस पोटेंशियोमीटर जो है वो इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड in measuring the potential difference because it is based on the null deflection method. So it is a device, simple definition डालते हैं पहले कि it is a device used to measure the, it is a device used to measure the EMF of a given cell, EMF of a given cell जो दे रखा होगा उसकी EMF मेजर कर सकते हैं, एंड और क्या कर सकते हैं, कंपेयर द EMF of the two cells, compare the EMFs of two cells and और एक और यूज है इसका, टू measure the internal resistance of the cell, to measure the internal resistance of the cell, measure the internal resistance।
जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस किससे डिनोट किया था हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस को, इंटरनल टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, सो पहला इसका जो पार्ट है कि एक तो हम ईएमएफ जो है वो निकाल सकते हैं गिवन सेल की, फिर कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और मेजर कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो पहले तो इसका सर्किट डायग्राम देखो, और जो इसका प्रिंसिपल वो, फर्स्ट ऑफ ऑल it is a most accurate method, it is a most accurate method, it is the most accurate method to it is the most accurate method to measure it is the most accurate method to measure the potential difference, measure potential difference, because it is based on null deflection method, because it is based on null deflection method। नल डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब ये है कि जब हम इसमें भी बैलेंस लेंथ ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि मीटर ब्रिज में कर रहे थे, और वो बैलेंस लेंथ तब ली जाएगी जब सर्किट में करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, दैट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, नल डिफ्लेक्शन मेथड। दैट्स वाई ये जो है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब इसका सर्किट डायग्राम जो वो देखते हैं कि कैसे बना होता है। प्रिंसिपल पहले, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम एक कांस्टेंट करंट अगर फ्लो कर रहा हो थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, देन fall in potential is directly proportional to the length of the wire या balance length of the wire. When a constant current flows through wire of uniform cross-sectional area then the fall in potential यानी डिक्रीज इन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, या जैसे लॉस्ट वोल्टेज बात कर रहे थे, फॉल इन पोटेंशियल is directly proportional to balance directly proportional to the balance length of the wire, directly proportional to the balance length of the wire, proportional to the
balance length of the wire आज फिर कनेक्टिविटी पुअर है इसलिए लिखने में वो प्रॉब्लम आ रही है. So first of all, potentiometer एक device है which is used to measure the EMF of a given cell. We can compare the EMF of two cells and also we can measure the internal resistance of the cell. It is the most accurate method to measure the potential difference because it is based on the null deflection method. Null deflection method का मतलब होता है कि when current in the circuit is when I is equal to जो गैल्वेनोमीटर जो दिखा रहा होता है वो IG की वैल्यू जो वो क्या होती है उस टाइम पे 0 होती है, यानी नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. तो उस टाइम पे जो है वो बैलेंस लेंथ ऑब्टेन करी जाती है. इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा किसी वायर से, और वायर की वो खासियत क्या होनी चाहिए कि वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर होनी चाहिए. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर एरिया उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए. देन फॉल इन पोटेंशियल is directly proportional to the balanced length of the wire. आप देखें कैसे जो है वो ये कर रहे हैं हम, मैं बोर्ड यूज कर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट देखो पोटेंशियोमीटर का क्या से होता है. जहां पे मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होती थी, यहाँ पे जो वो 4 वायर्स जो वो इस तरीके से कुछ लगी होंगी. ये एक वायर, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये फोर्थ होगी, ये ए है, ये दूसरा एंड है, यहाँ पे एक क्लैंप लगा होगा, फिर यहाँ पे एक क्लैंप लगा होगा, ये मेटल के क्लैंप हो गए, और एक ये इसका 0 एंड. यहाँ पे जो है वो एक स्केल जो है वो अटैच हो रखी होती है ताकि जब बैलेंस लेंथ ऑब्टेन करेंगे तो वो कितने सेंटीमीटर आ रही है वो रीड करने में हेल्प करेगी. ये जो स्केल है, सो यहाँ 0 एंड बोला जाता है, तो 0 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे जो वो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे ये 200 सेंटीमीटर, फिर ये 300 सेंटीमीटर, फिर ये फाइनली जो वो 400 सेंटीमीटर. तो 4 मीटर की जो 1 मीटर की वायर जो, इससे भी जितनी ज्यादा लॉन्गर वायर होगी उतना ही जो वो पोटेंशियोमीटर जो वो बेटर होगा, यदि कम से कम जो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर कर रहा होगा या इसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा होगी. तो ये एंड हो गया बी. अब यहाँ पे ए से जो कनेक्शन दिए जाएंगे, ए से सबसे पहले जो वो बैटरी या सेल बोला जाए उसका टर्मिनल जो वो पॉजिटिव लगा होगा. फिर उसके बाद एमीटर जो बताने के लिए कि जो है वो करंट जो है वो जब कांस्टेंट रखना है तो हर बार जो है वो उस कांस्टेंट करंट को रखने के लिए जो है वो यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा होगा. रियोस्टेट पता होगा, इट इज अ डिवाइस which is a वेरिएबल रजिस्टर डिवाइस बोला जाता है कि ऐसा डिवाइस इससे रजिस्टर जो है वो हम वेरी कर सकते हैं. और यहाँ पे एक की लगी होगी, जब ये की इंसर्ट कर दी जाएगी तो ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ये जो सेल है जिसकी ईएमएफ मान लो ई लिख रहा हूँ, इसे बोला जाता है ड्राइविंग सेल. तो ड्राइविंग सेल, और इस ड्राइविंग सेल की ईएमएफ, जिस सेल की ईएमएफ हमने कंपेयर करनी है या मेजर करनी है या पोटेंशियल डिफरेंस जो वो निकालना है. सो यहाँ पे ये जो है वो सेल लग गया ई. उसके बाद यहाँ ए से जो है वो ये 0 का मतलब 0 एंड भी बोला जाता है, 0 सेंटीमीटर. यहाँ पे जो है वो लेट्स से एक ये और एक सेल लग गया. फिर उसके साथ जो है वो एक गैल्वेनोमीटर जो कि ये चेक करने के लिए जब बैलेंस लेंथ ऑब्टेन कर रहे होंगे, और ये जॉकी जे, और जो जहाँ पे इसे हम टैप करते जाएंगे और जिस टाइम पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा होगा वो लेंथ जो होगी वो बैलेंस लेंथ बन जाएगी. सो मान लो इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो एल है. जो जैसे कि अब पहले प्रिंसिपल पे देखो कि प्रिंसिपल ने में क्या कहा उसने कि व्हेन फॉल इन पोटेंशियल, लेट्स से मैं फॉल इन पोटेंशियल को V से डिनोट करूं,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस लेंथ ऑफ द वायर। एल क्या है? एल जो है वो बैलेंस लेंथ है जिसपे जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करी उस गैल्वेनोमीटर ने, तो बैलेंस्ड लेंथ, यानी ये कहा जाए कि उस टाइम पे करंट सर्किट में कितना था? 0। नाउ V इज इक्वल टू, अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह एक ओके, सो V इज इक्वल टू K इंटू L, और ये L जो है वो बैलेंस लेंथ आ गई। समटाइम इसका क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, तो या इसका प्रूफ करो V इक्वल टू के एल। तो इसके प्रूफ के लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ, या अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, क्या था ओम्स लॉ? V पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जो है वो किसी एलिमेंट के रेजिस्टर के अक्रॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इक्वल टू हमारे पास आ गया I इंटू R, यही था ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट स्टेप में I की जगह कांस्टेंट करंट आई रहने दिया, रो आर की जगह लिख सकते थे रो एल अपॉन ए, जो इसका बेसिक फार्मूला रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट स्टेप में V इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ गया, वो कांस्टेंट जो है वो इसे ऐसे लिख सकते थे कि I जो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि प्रिंसिपल में लिखा है। रेजिस्टिविटी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो, ये तीनों चीजें जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? L के, और यही जो है वो प्रिंसिपल था कि द बैलेंस लेंथ या फॉल इन पोटेंशियल जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस लेंथ। नेक्स्ट जो है इसका प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद हम इसका पहला जो वो यूज करेंगे कि हाउ वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, या कैसे जो वो हम ईएमएफ जो है वो मेजर कर सकते हैं किसी सेल की। सो टू मेजर द, इसका यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसके लिए सर्किट डायग्राम जो वो कैसी रहेगी कि जैसे मैं अभी सिर्फ एक एंड ये ए बनाया और जो दूसरा एंड है उसको बी, ऐसे शॉर्ट में भी जो वो बना सकते थे। ए एंड से जैसे तुम्हें बताया कि एक बैटरी लगी होगी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल लगना चाहिए, फिर उसके बाद जो वो ये जो वो एमीटर लगा होगा, उसके बाद जो वो एक रियोस्टेट लगा होगा जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर का काम करता है, और साथ में ये की जो है वो लगी होगी यहाँ पे। अब ए से जो है वो कनेक्शन जो है वो और क्या होंगे कि जो सेल है जिसका जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो वो मेजर करना है, ये तो ड्राइविंग सेल है, वो उसकी
और साथ में जो है वो क्या लगा होगा, एक ये गैल्वेनोमीटर और साथ में जो ये जॉकी। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एजे लेंथ जो होगी, इसे जो है वो क्या कहा गया, बैलेंस लेंथ एल। तो हम पहले ये सब लिख लेंगे कि मान लो जो टोटल लेंथ है, लेट कैपिटल एल जो है वो इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, कि जो पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं उस पोटेंशियोमीटर की जो वायर यूज कर रखी है उस पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ जो है वो क्या है, कैपिटल एल। और कैपिटल आर जो है वो रेजिस्टेंस है उस वायर का, तो दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। समटाइम कई बार ये रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, हो सकता है ये रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस भी जो है वो इन्वॉल्व कर रहा हो, लेट्स से मैं उस रेजिस्टेंस को जो है वो R1 कह देता हूँ, तो ऐसे रेजिस्टेंस R1 भी हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट R1 जो है वो एक और रेजिस्टेंस हो सकता है, सम टाइम जो ये सेल जो यूजर होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, तो R1 जो वो इज अनदर रेजिस्टेंस। और ये अनदर रेजिस्टेंस जो वो कैसे लगा हुआ है इस सर्किट में, सीरीज में जो है वो वायर के साथ कनेक्ट हो रखा है, तो सीरीज में लगा हुआ है। फिर स्मॉल एल जो है वो ये है हमारे पास है एक बैलेंस लेंथ जहां पे डिफ्लेक्शन जो नहीं मिली, तो ये बैलेंस लेंथ मिल गई। नेक्स्ट जो थी, अब हमें क्या निकालना क्या है, हमें ये जो V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस सेल का जो टर्मिनल के अक्रॉस, वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स से इस सेल की ईएमएफ जो ड्राइविंग सेल जिसकी ईएमएफ जो वो क्या है, E है। अब सबसे पहले करंट अगर निकालना होता है कि कितना करंट जो वो फ्लो कर रहा है, तो करंट निकालने का तरीका होता है, करंट होती है ईएमएफ, जो ईएमएफ दे रखी है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस आ रहा होगा। तो जो यहाँ पे ईएमएफ जो है वो है E, और टोटल रेजिस्टेंस का मतलब जैसे कि वायर जो लगी हुई है उसका रेजिस्टेंस मैंने कैपिटल R माना हुआ है, और साथ में जो वो एक और रेजिस्टेंस जो होगा, जो चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस हो, तो उसको किससे डिनोट कर दिया मैंने, R1 से। तो R1 और R जो है वो आपस में कैसे लगे हुए हैं, दे आर इन सीरीज, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया E अपॉन R प्लस R1। अब V अगर लिखना था कि इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना हुआ, द पोटेंशियल डिफरेंस across the wire. So potential difference across the wire वो होगा potential difference across the wire V is equal to करंट कितना फ्लो किया और उस वायर का रेजिस्टेंस। तो वायर का रेजिस्टेंस क्या माना है हमने, जो पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या माना है, कैपिटल R। अब I की जगह जो वो E अपॉन R प्लस R1 इंटू कैपिटल R ये लिख सकते थे। सो V इक्वल टू आ गया E अपॉन R इंटू, अब देखो हमें जो है वो अगर बोला होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वो निकालो इस वायर का, जो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वो क्या है, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर लिखना होता तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, V की वैल्यू जो है वो V इक्वल टू होता है K इंटू L, जो L जो है वो बैलेंस लेंथ के लिए लिया जाएगा, और K जो है वो क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो है वो V जो है वो ये पूरी होल वायर के अक्रॉस जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो स्मॉल v मैं लिख रहा हूँ ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस बैलेंस लेंथ के अक्रॉस आया हुआ है। तो K इंटू L, अब ये था कि इस K को जो है वो कैसे फाइंड आउट करते कि K की वैल्यू जो वो क्या होती, तो K निकालने का तरीका क्या है, K जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, दैट इज टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो लेंथ जो है, तो लेंथ कितनी है हमने वायर की कितनी मान रखी है, टोटल लेंथ, दैट इज अ कैपिटल L। और V को क्या लिख सकते थे, I इंटू R अपॉन L। तो हमारे पास K के लिए जो फार्मूला क्या आ गया, E अपॉन R प्लस R1 इंटू R अपॉन L, ये K आ गया। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये स्मॉल v जो मैं नोटेशन दे रहा हूँ, स्मॉल v इज इक्वल टू K इंटू दिस L। तो K की वैल्यू आ गई E इंटू R अपॉन R प्लस R1 इंटू
स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये जो है वो ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कैपिटल एल। तो कैपिटल एल जो वो बैलेंस लेंथ है, सॉरी टोटल लेंथ है पोटेंशियोमीटर की, और स्मॉल एल जो वो बैलेंस लेंथ है जो हमने उस टाइम पे ऑब्टेन हुई जब गैल्वेनोमीटर जो वो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा था। तो इसका फर्स्ट यूज हो गया टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, या इसका ऐसे भी आ सकता है टू मेजर द potential gradient. So how we can measure the potential gradient of this potentiometer? So potential gradient is equal to the whole potential difference across the wire A से लेकर B तक की जो वायर लेंथ है डिवाइडेड बाय द टोटल L, दो जो लेंथ है वायर की। और V कैसे निकाला जा सकता है? V का सिंपल फार्मूला है, V इक्वल टू होता है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर जो है वो इज इक्वल टू I इंटू R। और करंट करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? ये जो हमने ड्राइविंग सेल लगा रखा है, इस ड्राइविंग सेल से जो वो करंट कितना ऑब्टेन किया जा सकता था, उसके लिए फार्मूला है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितनी है? ई अपॉन आर प्लस R1। ये मैं एक और चीज यहाँ पे जो वो अलग से लिख रहा हूँ, सम टाइम अलग अलग चीजें हो सकती हैं कि जैसे यहाँ पे अब मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लो इसका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर और होता, और ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आर है, और ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस तो हमने कैपिटल आर माना हुआ है। तो अब अगर मुझे करंट लिखना होता है कि इसमें से जो वो करंट कितना जा रहा है, तो करंट अगेन क्या होता है? ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है एक है हमें आर जो वायर लगी हुई है ए बी, उसका रेजिस्टेंस, फिर बीच में जो रियोस्टेट जो लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस, तो R1 से डिनोट किया है उस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, फिर ये जो सेल लगा हुआ है इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो जो है वो ये आर जो है स्मॉल आर से डिनोट। तो अब जो है वो करंट में जो है वो ये सारे रेजिस्टेंस और लगे कैसे होते हैं? ऑल इन दे आर इन सीरीज। तो इस तरीके से जो हम तीनों को यूज करके जो वो निकाल सकते थे। तो तुमने ये न्यूमेरिकल में ध्यान देना है कि कौन सा जो है वो कौन कौन से रेजिस्टेंस जो वो तुम्हें गिवन है। सम टाइम जो सिर्फ ओनली कौन से दो रेजिस्टेंस दे रखे होंगे, एक जो वायर होगी होल उसका रेजिस्टेंस, और एक जो है वो जो सेल जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो वो गिवन होगा। तो दो रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं। पहला यूज हो गया। दूसरा यूज था तो कि हाउ वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। सो टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कैसे कंपेयर कर सकते थे ईएमएफ ऑफ टू सेल्स? देखो अब उसके लिए जो सर्किट जो है वो क्या चेंज आएगा उस सर्किट में, हमने ईएमएफ जो है वो कंपेयर करनी है, और जो इसका प्रिंसिपल है कि फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस लेंथ। अगेन इसके लिए अलग से सर्किट डायग्राम बनानी पड़ेगी। जो ए है और जो दूसरा एंड है वो बी। अभी मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ, पहले मैंने चार वन वन वायर जो है वो 1 1 मीटर की लगा रखी थी, तो अभी ऐसे इसको स्ट्रेट जो है वो थोड़ा टाइम कम लगेगा। ए से बी, तो ए एंड पे एंड ए को जो फिर से वही सेम जो वो सर्किट रहेगा कि एक सेल लगा होगा जिसे ड्राइविंग सेल बोला जाता है जिसकी ईएमएफ ई, और ये जो है वो एम मीटर जो देखने के लिए कि कांस्टेंट करंट फ्लो करवाना है, और ये रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट लगा होगा, और ये की जो है वो ऑफ कोर्स जब भी हम काम कर रहे होंगे तो ये की जो है ये इंसर्ट कर रखी होगी इसमें, तो बिना की के तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है कि सेल के दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना है। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, सॉरी क्या लिख दिया, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सो एक ये सेल लग गया, दूसरा जो वो ये इस तरीके से, और ये आपस में जो है वो कनेक्ट हो रखे होते हैं। इसे बोला जाता है टू वे की, 1 2 3। और ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी जो बैलेंस लेंथ ऑब्टेन करने के लिए, तो मान लो ए से जे जो है वो जो भी बैलेंस लेंथ जो आ रही होगी। अब ए से जो मान लो इसका ईएमएफ जो E1, इसका इस सेल का दूसरे सेल का ईएमएफ क्या है E2। अब ध्यान से देखो बच्चों कि अगर हमें जो है वो ईएमएफ जो है वो सेल की जो वो कंपेयर करनी है, अगर ईएमएफ अगर कंपेयर करनी है दो सेल्स की, तो कैसे कंपेयर कर सकते थे? अगर सबसे पहले की जो है वो 1 और 3 में अगर इंसर्ट कर दी जाए, जो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर की को 1 और 3 में जब लगा देंगे तो जो सेल E1 है वो सर्किट में जो है वो कंसीडर किया जाएगा, या इट कम्स इनटू प्ले, सर्किट के अंदर जो है वो ये रोल प्ले कर रहा होगा। और जो सेल E2 है, सेकंड सेल है, वो जो है वो सर्किट से बाहर रहेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो व्हेन द की
is inserted between 1 and 3, जो टर्मिनल है 1 and 3, the cell E1 is working. After that क्या कर रहे हैं? A balanced length is obtained and the balanced length is obtained. Balanced length का मतलब होता है वो लेंथ जिस पे ये जो पोटेंशियोमीटर है उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा होगा, यानी जो ये जो है वो करंट जो है वो उस सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा होगा. सो बैलेंस लेंथ इज ऑब्टेन्ड. और तरीका जो है वो तुम्हें अभी समझाया कैसे बैलेंस लेंथ जो ऑब्टेन कर रहे हैं. इस जॉकी को जो है वो हम टैप करते जाएंगे और जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा होगा वो वाली लेंथ जो वो हम, सो बैलेंस लेंथ इज ऑब्टेन्ड. अब ये जो बैलेंस लेंथ ऑब्टेन होगी, लेट्स से L1 नाम दे दिया इस बैलेंस लेंथ का. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ने क्या कहता है इसका कि जो फॉल इन पोटेंशियल है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस लेंथ. तो यहाँ पे जो है वो फॉल इन पोटेंशियल जो वो किससे डिनोट किया गया, जो सेल की ईएमएफ है, ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है. तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, L1 के इक्वल. तो E इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ और E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू L1. ये L1 जो वो बैलेंस लेंथ है. अब फिर से मैं दोबारा से, ये K जो है वो क्या होता है, ये K जो है वो इसे बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हमेशा क्या होगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वायर के अक्रॉस ओवर द लेंथ V/L, इसे बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हमेशा टोटल जो होल पोटेंशियल डिफरेंस हो रखा होगा पूरी वायर की लेंथ के अक्रॉस, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है डिवाइडेड बाय द होल लेंथ. तो ये K जो है वो अलग से हर एक पोटेंशियोमीटर के लिए इस K की वैल्यू जो वो क्या होगी, क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. क्योंकि जो लेंथ है वो पोटेंशियोमीटर की जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस वायर के अक्रॉस वो भी जो है वो एक फिक्स वैल्यू होगी. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हर एक पोटेंशियोमीटर के लिए जो है वो फिक्स वैल्यू रहेगी. ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी. नाउ अब क्या करो, नाउ द की जो है द की नाउ की इज रिमूव्ड. यहां से जो वो रिमूव कर देंगे, रिमूव्ड फ्रॉम 1 and 3. ये जो 2 वे की जिसे इसे बोला जाता है 2 वे की, इज रिमूव्ड फ्रॉम 1 and 3 एंड insert inserted between 2 and 3. द अब सेल E1 जो वो वर्क नहीं कर रहा होगा, द सेल E2 जो है वो नाउ स्टार्ट्स वर्किंग. सेल E2 इज वर्किंग. अगेन बैलेंस लेंथ इज ऑब्टेन्ड. तो अब ऑब्वियसली अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है तो बैलेंस लेंथ भी जो वो डिफरेंट आएगी. नाउ सेल E2 इज वर्किंग. द पोटेंशियल डिफरेंस इज the balanced length is obtained. Balanced length is obtained. जो भी बैलेंस लेंथ आई है, लेट से उस बैलेंस लेंथ को नाम दे दिया से L2. कि जब पहले जो आई थी, तो मान लो ये सेल E1 के लिए, तो उस बैलेंस लेंथ को जो वो क्या नाम दे दिया, L1. अब जो वो सेल जब E2 लिया तो उसके लिए बैलेंस लेंथ जो वो मान लो कोई और आई, ऐसे कहीं पे जॉकी जो वो टच करी होगी, ये जे पॉइंट होगा और वो बैलेंस लेंथ जो वो क्या नाम दे दिया उसको, L2. अगेन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल E2 जो है वो क्या होगी, E2 is directly proportional to the balance length, that is L2. Now therefore E2 is equal to क्या आ गया, K into L2. K तो फिक्स रहेगा. ये इक्वेशन नंबर होगी 2. अब दोनों को हमें क्या करना था, कंपेयर करना था दो सेल. तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी,
जब कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम 1 and 2 L1 upon L2 रेशियो आ जाएगी। तो E1 upon E2 is equal to E1 upon E2 is equal to L1 upon L2। तो ये इस तरीके से जो हमने रेशियो जो वो निकाल दी, L1 upon L2। So now we can compare the EMF of two cell by knowing the two balance length across these cell। थर्ड यूज था, तीसरा जो यूज था वो है to measure the unknown resistance, to measure the internal resistance, to measure the internal resistance। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो उसके लिए ऑलरेडी हम फार्मूला जो वो ड्राइव कर चुके हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट किया जाता है और वो फार्मूला था R इज इक्वल टू, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द EMF एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। ये फार्मूला जो वो यूज करेंगे तो पहले ये पता होना चाहिए कि R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगर लिखना है तो उसके लिए क्या फार्मूला है। अब फिर से सर्किट डायग्राम पे आए, जो एंड ए है, इस एंड ए को जीरो एंड भी पढ़ते हैं, ये याद रखना। एंड ए को हम जीरो एंड भी बोलते हैं। क्यों जीरो एंड बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जो है वो 0 1 2 3 ऐसे जो वो लेंथ जो वो स्टार्ट होती है मेजर करने। तो ये एंड, ये जो है वो सेकंड एंड बी। अब ए के साथ वही सेम जो है वो फिर एमीटर लगा होगा, फिर रियोस्टेट लगा होगा। ये सारा ऊपर जो इस सर्किट को जो हम प्राइमरी सर्किट भी बोलते हैं। तो ये प्राइमरी सर्किट जो वो हमेशा सेम ही रहेगा, सिर्फ हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है वो चेंज होगा। अब हमने क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का जो वो कैलकुलेट करना। तो एक जो वो पहले सेल लगा देते हैं, लेट्स से इस जो वो ये सेल जिसकी EMF जो वो मान लो E1 है, और इसके नीचे जो वो एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो वो यूज करेंगे R, जिसकी फिक्स वैल्यू है ये R रेजिस्टेंस, और साथ में जो वो ये यहाँ पे ये की होगी, लेट्स से इस की को K1 कह दें जब, और ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और फिर इसके साथ ये जॉकी जो वो लगी होगी। अगेन वही सिस्टम सेम है कि कैसे जो बैलेंस लेंथ जो ऑब्टेन करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले व्हेन द की दिस K1 जो है वो, ये ऊपर वाली की तो हमेशा इंसर्ट होगी है, तभी सर्किट जो वो काम करने लगेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखें कि व्हेन की K1 is not inserted, जब हमने ये की जो वो इंसर्ट नहीं कर रखी होगी तो जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस सर्किट में, इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में ये रेजिस्टेंस जो वो यूज हो नहीं रहा होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, देखो ब्रेक हो रहा है। सो द बैलेंस लेंथ इज obtained, the balance length is obtained। कैसे ऑब्टेन करेंगे बैलेंस लेंथ? वही सेम तरीका कि जो है वो हम जॉकी को जो वो इसके ऊपर टैप करते जाएंगे वायर के, और जो बैलेंस लेंथ जो वो ऑब्टेन कर। सो द बैलेंस लेंथ इज ऑब्टेन्ड फॉर द सेल E1। तो वो कितनी आ गई? E1 जो है वो लेट्स से बैलेंस लेंथ जो है वो आ गई से L1 जो बैलेंस लेंथ होगी। तो हम यहाँ पे उस बैलेंस लेंथ को जो है वो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1। या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। K जो है वो फॉल इन पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया है। अब उसके बाद नाउ द की K1, the key K1, now the key K1 is inserted। Again जो वो balance length is obtained, is inserted, and again balance length is obtained। अब होगा क्या कि जब जो वो बैलेंस लेंथ जो है वो अब जो निकाल रहे होंगे उसमें रेजिस्टेंस जो है वो R जो है वो दैट कम्स इनटू प्ले, क्योंकि अब सर्किट में जो रेजिस्टेंस का रोल आ जाएगा, और इस रेजिस्टेंस की वजह से इस सेल के अक्रॉस जो वो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आया होगा। सो इंसर्टेड एंड अगेन obtained the
बैलेंस लेंथ, तो हम ये बैलेंस लेंथ फिर से जो वो निकाल लेते हैं। So the fall in potential is directly proportional to the balance length. तो दूसरे केस में जो फॉल इन पोटेंशियल जो है वो कितना है, लेट्स से वो होगा V is directly proportional to the balance length, वो कितनी आई L2, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और V is equal to KL2। अब मैंने इसको V क्यों लिखा, पहले E लिख रहा था, क्योंकि जब हम सेल को जो है वो उसमें से जो EMF होगी सेल के अक्रॉस, जो पहले केस में जब रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस जो वो यूज नहीं हो रहा था, तो उस केस में जो वो EMF ही जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगी। बट अभी जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, जिसके ये जो वो बैलेंस लेंथ जो वो टेन कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को नोटेशन जो वो क्या लिख दी मैंने, V कह दिया, तो V इक्वल टू KL2, ये इक्वेशन नंबर 2, और पहले जो थी वो इक्वेशन नंबर 1। तो E अपॉन V अगर रेशियो निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, L1 अपॉन L2। नाउ हमने क्या निकालना था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो देयरफॉर R के लिए फार्मूला था E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो R जो है वो जो रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है, जिसके अक्रॉस जो है वो हमने बैलेंस लेंथ L2 ऑब्टेन करी थी, तो E अपॉन V की रेशियो को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं हम L1 अपॉन L2 से, माइनस 1 इंटू कैपिटल R। सो बाय नोइंग, हमने बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ, हमें ये पता चल गया बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ L1 and L2, value of L1, L2 and R, the internal resistance, the small r जो है वो can be calculated। तो इस तरीके से जो हमने ये तीन जो है वो यूज कर लिए इसके, कि कैसे जो है वो हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके जो है वो EMF को कंपेयर कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेटेड, सो R जो है वो इसको इस तरीके से जो हम कैलकुलेट कर सकते थे। अब इससे रिलेटेड जो वो हम न्यूमेरिकल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मीटर ब्रिज के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, पोटेंशियोमीटर पे ही जो हर साल जो वो कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल जो आ जाता है, तो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ये न्यूमेरिकल जो वो करेंगे इसी से रिलेटेड। तो पहले ये रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।